हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आपके सामने फ़ीवर के ऊपर लेके अपना वीडियो हाजिर हूँ। दोस्तों, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने एक फ़ीवर पे एक और वीडियो डाला हुआ है। अगर आप लोग डिटेल में जाना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर फ़ीवर की ओपीडीज़ वगैरह अभी पीडियाट्रिशियंस अवॉइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट के भी ऑर्डर्स हैं कि फ़ीवर के लिए सेपरेट ओपीडी बनाई गई हैं, फ़ीवर के पेशेंट्स वहीं देखे जाएँ। तो इसलिए हम लोग भी फ़ीवर के पेशेंट्स को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं ओपीडी में, जो कि ऑब्वियसली हम लोगों को रिफ्यूज़ करते हुए अच्छा नहीं लगता है। बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर्स निकले हैं एंड वी हैव टू फॉलो दैट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लोगों को फ़ीवर को लेके बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बच्चों में फ़ीवर परसिस्ट कर रहा है, डॉक्टर्स के पास वो जा नहीं सकते, तो घर में क्या उसका इलाज करें, कैसे फ़ीवर को कंट्रोल करें, इसी के ऊपर मैंने सोचा कि आपको अपना वीडियो बना के पेश करूँ। मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी फिर आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है उसको दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन में आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे वीडियोस की पॉपुलैरिटी की वजह से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और काफ़ी लोगों के पास मेरे पास फ़ोन्स आते हैं। टिटनेस के ऊपर वीडियोस मैंने बनाया है, वो बहुत लोग देख रहे हैं। ग्रीन पॉटी के ऊपर जो बनाया है और RH इनकैपेबिलिटी के ऊपर जो बनाया है वीडियो, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं फ़ीवर के ऊपर। देखिए, फ़ीवर जो बेसिकली ये हम लोग को लगता है कि फ़ीवर कोई बीमारी है, तो मैं ये साफ आप लोग को एक बार बता दूं कि फ़ीवर कोई बीमारी नहीं है। फ़ीवर बीमारी का एक लक्षण है और फ़ीवर का आना कोई बुरी बात भी नहीं है। फ़ीवर का आना आपकी बॉडी का सेहतमंद होने की निशानी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई वायरस गया है, कोई बैक्टीरिया गया है, कोई भी एंटीजन गया है, तो बॉडी उसको फाइट करने की कोशिश करती है और उस फाइटिंग के दौरान बॉडी का जो रिएक्शन आता है वो फ़ीवर के ज़रिए वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो इसलिए उसमें बॉडी में फ़ीवर आता है। अगर आप देखें कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जो लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने के बाद भी उनको फ़ीवर नहीं आता है। तो गंभीर इन्फेक्शन हो जाते हैं और फ़ीवर नहीं आता है तो इट्स ए सीरियस इशू। तो इसलिए फ़ीवर आने से आप घबराइए नहीं। हर बच्चे को मैं समझता हूँ कि 6 महीने में कम से कम 2 से 3 बार फ़ीवर के एपिसोड्स होते हैं, जो कि बिकॉज ऑफ कॉमन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं और जो सिम्टम्स ऑफ फ्लू होते हैं उसकी वजह से फ़ीवर हो सकता है। अब फ़ीवर को, एक तो मैं ये पहले भी अपने वीडियो में मैंने कहा है, मैं आज भी एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि फ़ीवर को नापने का तरीका हाथ से नहीं है भाई। अगर आप लोग अपने हाथ से नाप के आपको अंदाज़ा होता है कि बच्चे की बॉडी गर्म हो रही है, इसको फ़ीवर हो रहा है, तो मैं इस बात से फिर आपको एम्फसाइज करूँगा कि आप सबको अपने घर में एक थर्मामीटर लेके ज़रूर रखना चाहिए। डिजिटल वाला थर्मामीटर ले लीजिए। क्या वो अब जो मरकरी वाले थर्मामीटर है वो हम लोग बच्चों में नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको डालने से बच्चा कभी कभी उसको तोड़ देता है, उसके अंदर मरकरी होता है जिससे उसके पॉइजनिंग होने का भी खतरा होता है। तो मरकरी के जो थर्मामीटर्स हैं वो बच्चों में यूजली रिकमेंडेड नहीं है। ओरल टेम्परेचर बच्चों में हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग एक्जिला से टेम्परेचर लेते हैं। तो इसलिए एक्जिलरी टेम्परेचर के लिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर खरीद लीजिए और 1 मिनट तक जब आप लगाएंगे बगल में उसको, तो 1 मिनट के बाद जब वो बीप करेगा तो उसकी जो भी रीडिंग आएगी उसको वैसे ही फेस वैल्यू पे आपको लेना है। उसमें कुछ ऐड करने का सिस्टम नहीं है। जैसे पहले कहा जाता था कि अगर आप मुंह में ले रहे हैं टेम्परेचर तो उसको उतना ही नापा जाएगा, और अगर आप बगल से ले रहे हैं तो उसमें 1 डिग्री आप ऐड करेंगे या आधी डिग्री ऐड करेंगे। तो इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ। मान लीजिए आपने फ़ीवर लिया है और 99 बगल से आ रहा है तो इसको 99 ही माना जाएगा, और 99 को मैं फ़ीवर नहीं मानता। फ़ीवर आप तब मानेंगे अगर ये टेम्परेचर आपका 99.5 या उससे ऊपर आ रहा है, देन इट शुड बी रिकॉर्डेड एज फ़ीवर। तो ये तो फ़ीवर को नापने का तरीका हो गया। जैसे मैंने बताया कि आप हाथ से छू के अंदाज़ा, माथा छू के, कलाई छू के आपको फ़ीवर का अंदाज़ा नहीं लगाना है। अब 99.5 से ऊपर टेम्परेचर है, 100 है, तो आप क्या करेंगे, और 101 से ऊपर है तो आप क्या करेंगे। तो पहले हम हाई ग्रेड फ़ीवर की बात करते हैं। हाई ग्रेड फ़ीवर हम लोग उसको बोलते हैं जो कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर अगर ऊपर है तो आप इसको हाई ग्रेड फ़ीवर मानेंगे। 101, 102, 103 दीज आर कंसिडर्ड एज हाई ग्रेड फ़ीवर्स। अब हाई ग्रेड फ़ीवर में होता है, बेसिकली फ़ीवर में होता क्या है कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में एक थर्मोस्टेट होता है। जैसे आपने देखा नहीं कि हमारे एसी में एक थर्मोस्टेट लगा होता है जिसको हम लोग टेम्परेचर को सेट करते रहते हैं, यूजुअली 22-23 पे वो हमारा थर्मोस्टेट सेट रहता है। इसी तरह से हमारे बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो 98
98.5 98.5 से 99.5 पे हमारा थर्मोस्टेट सेट रहता है। जब 101 से ऊपर हमारा बॉडी का टेम्परेचर निकल जाता है तो हमारा थर्मोस्टेट बिगड़ जाता है और इस समय दवा का कोई रोल नहीं रह जाता है। एक बार फिर एम्फसाइज कर दूं, अगर आपके बच्चे को 102 103 फीवर हो रहा है तो अगर आप उसमें कोई भी दवा उसको देंगे वो काम नहीं करेगी अनटिल अनलेस आप उसमें कूलिंग मेजर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कूलिंग मेजर्स का क्या मतलब हुआ? कोल्ड स्पॉन्जिंग। कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए, एसी चला दीजिए, बच्चे को नहला दीजिए और चाहे ठंडक भी पड़ रही हो। फीवर का इलाज चाहे आप बर्फ़ में रह रहे हो, चाहे आप रेगिस्तान में रह रहे हो, चाहे आप दिसंबर में हो या आप जून में हो, फीवर का इलाज एक ही रहता है, बिल्कुल नहीं बदलता है। मौसम के बदलने से फीवर का ट्रीटमेंट नहीं बदलता है। ये चीज़ भी आपको मैं बहुत क्लियरली एम्फसाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि साहब दिसंबर में फीवर है तो कैसे पट्टी करेंगे और इतनी गर्मी में फीवर है तो हम कैसे क्या इलाज करेंगे। कोई फ़र्क नहीं है फीवर के इलाज के तरीके में। तो अगर 102 आपके बच्चे को टेम्परेचर है तो उसकी बॉडी को आप कूल करेंगे। कूल करने का सिर्फ मतलब, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि बच्चे को पट्टी कर दीजिए, तो पट्टी करने का ज़्यादातर लोग का क्या कंसेप्ट है कि माथे पे एक तौलिया भिगा के या रुमाल भिगा के रख देंगे और उन्हें लगता है कि हम इसकी पट्टी कर रहे हैं। नीचे से बच्चे ने कंबल भी ओढ़ा हुआ है, पूरे कपड़े भी पहने हुए हैं, तो इट्स ए यूजलेस एक्सरसाइज। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये आप जो कर रहे हैं इससे फीवर नहीं उतरने वाला है। फीवर उतारने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के कपड़े बिल्कुल हल्के कर दिए जाएँ, उसको शॉर्ट्स और बनियान में ले आइए और पूरे बदन पे उसके पानी की पट्टियाँ रखिए। सिर्फ माथे पे रखने से काम नहीं होगा। और जैसे जब बच्चा अगर आप लेटा रहते तो पीठ देखेंगे बहुत गर्म हो जाती है, तो पहले माथे पे, पूरे बदन पे, ख़ासतौर पे बगल में, एक्जिला में, जांघों पे, जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ पर अच्छे से उसकी आप पट्टियाँ करिए। फिर थोड़ी देर में बच्चे को करवट दिला के उसकी पीठ को भी साफ़ कीजिए। पीठ को भी पानी से बिल्कुल निथारते रहिए जिसे कहते हैं। और इस दौरान पंखा और एसी भी चला दीजिए ताकि बॉडी उसकी जल्दी से जल्दी उसकी बॉडी से हीट निकले। लोगों को लगता है कि साहब पंखा चला देंगे और हम इस तरह से अगर करेंगे तो बच्चे को ज़ुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत थ्योरी है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बच्चे को अगर आप पानी से पट्टी करते समय पंखा चला देंगे तो उसको निमोनिया होगा। ऐसा प्रैक्टिकली हम लोगों ने अपनी मेडिकल कैरियर में नहीं देखा है। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर सी बात है, जब आप बच्चे को पट्टी करेंगे, बच्चे की बॉडी ऑलरेडी गर्म हो रही है और उसके ऊपर जब आप नॉर्मल, एक तो ये है कि नॉर्मल पानी से करेंगे, ठंडे पानी से पट्टियाँ करने को मैं या फ्रिज के पानी से पट्टी करने को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप नॉर्मल टैप वाटर से पट्टियाँ करिए और पंखा और एसी चला के रखिए। बच्चा विल बी अनकंफर्टेबल। बच्चे को जाहिर सी बात, ये बात अच्छी नहीं लगेगी, उसको कभी भी आएगी और वो नाराज़ भी होगा, चिल्लाएगा भी, बट आई थिंक आप उसको पैसिफाई करिए, उसको चुप कराइए और इस प्रोसेस को कम से कम 20 से 25 मिनट या 30 मिनट तक जब आप करेंगे तभी आपके बच्चे का फीवर जाके 101 से नीचे आएगा। जब 101 से नीचे आएगा तब जाके आपकी दवा का असर शुरू होगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि जब 101 से नीचे आए तब आप दवा दें। दवा तो आप उसको उसी समय दे दीजिए जब आपने उसका 103 टेम्परेचर देखा है। आधे घंटे तक आप जब आप काम करेंगे, वैसे भी दवा जब आप देते हैं तो उसका असर आने में आधा घंटा लगता है। तो यानी कि जब आपने आधे घंटे तक उसकी पट्टियाँ कर दी, उसकी कूलिंग कर दी, स्पॉन्जिंग कर दी, तब तक उसके दवा का असर भी आ गया, तो आधे घंटे में आपके बच्चे का फीवर उतर जाएगा। फिर आप उसको थोड़ा सा अगर चाहें तो उसको नॉर्मल कपड़े पहना सकते हैं, बट इसके बाद भी उसको कंबल में न लपेटें, ना ही उसको गर्म कपड़े पहनाएं। तो ये तो हो गया कूलिंग मेजर्स का तरीका। अब बात आती है दवाओं की। आप दवा कौन सी यूज़ कर सकते हैं? देखिए, जो सेफेस्ट दवा इस्तेमाल करी जाती है वो है पैरासिटामॉल, और पैरासिटामॉल की डोज होती है 10 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम। यानी कि अगर आपका बच्चा 10 किलो का है तो आप उसको 100 मिलीग्राम से लेके 125 मिलीग्राम तक का डोज दे सकते हैं। जो नॉर्मली पैरासिटामॉल के जो सिरप आते हैं, क्रोसिन है, कैल्पॉल है, T98 है, इनके 5 ml में 125 मिलीग्राम पैरासिटामॉल होता है। तो यानी कि ऐसे में आप अपने बच्चे को 5 ml तक ये दवा दे सकते हैं। अब इसी का आपका बच्चा अगर मान लीजिए बड़ा है, 15 किलो का है या 20 किलो का है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप, अगर आपके पास T98 या 125 वाला है तो आप उसको 7.5 ml दे दीजिए। अदरवाइज इसकी DS प्रिपरेशन भी आती है। DS का मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ, यानी कि T98 DS या क्रोसिन DS जो सिरप आता है उसमें 5 ml में 250 मिलीग्राम होता है। यानी कि आप 20 से 25 किलो के बच्चे को ये 5 ml देंगे, और अगर ये 10 किलो का बच्चा है तो इसमें 2.5 ml देंगे। तो ये तो डोजेज हो गई। इसके अलावा जो आप, अगर आपका पैरासिटामॉल देने के बाद भी आपने कूलिंग भी कर दी और आपने पैरासिटामॉल भी दे दिया और उसके बाद भी अब अगर बुखार नहीं उतर रहा है, तो आप जो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स हैं, जिसमें आपका ब्रूफेन आता है, जिसमें आपका मेफेनेमिक एसिड आता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बट एस्पिरिन का यूज़ अब बच्चों में बिल्कुल मना कर दिया गया। तो एस्पिरिन का यूज़, निमोसलाइड का यूज़
ये बच्चों में बिल्कुल नहीं है, कंट्रा इंडिकेटेड है। इसको मैं बिल्कुल हाईली डिस्करेज करता हूँ। अगर कोई डॉक्टर देता भी है आपको, तब भी आप निमोसिलाइड और एस्पिरिन का यूज़ बच्चे के फीवर कम करने में यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अक्सर मेरे पास आते हैं कि साहब, जो मेरे पास फ़ोन आता है कि साहब दवा दी थी तो 4 से 5 घंटे में उसका फिर फीवर चढ़ जाता है। तो भाई ये तो बात मैंने जैसे बताया था कि उसका जो लक्षण है, फीवर एक लक्षण है। मान लीजिए फीवर जुकाम की वजह से हो रहा है, उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, या खुदा न खास्ता मान लीजिए उसको निमोनिया ही हुआ है, तो ये उसकी वजह से, अगर निमोनिया की वजह से या किसी वजह से भी फीवर आ रहा है, तो इस पैरास्टामोल का दवा का असर 4 से 6 घंटे ही रहता है। तो जैसे ही दवा का असर खत्म होगा तो ज़ाहिर सी बात उसको फिर से फीवर चढ़ जाएगा, क्योंकि अभी उसकी जो बेसिक पैथोलॉजी थी वो तो बॉडी में उसकी चली रही है। तो आप पैरास्टामोल को 4-4 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं। पैरास्टामोल को 4 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं, और मेफेनेमिक एसिड को आप और ब्रूफेन को 6 से 8 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं। ब्रूफेन को, आइबुप्रोफेन या जो मेफेनेमिक एसिड को आप 4 घंटे पे रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने 4 घंटे में आपके बच्चे का पैरास्टामोल दिया और उसके बाद भी फीवर नहीं उतर रहा, तो आप उसको 2 घंटे बाद मिफकाइन पी या मेफेनेमिक एसिड का मेफ्टाल सिरप आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 से 3 दिन अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको रेगुलर 4-4 घंटे पे, 6-6 घंटे पे, या SOS एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल पे फीवर की दवा दे सकते हैं। बच्चे को पानी खूब ज़्यादा पिलाइए, हाइड्रेशन अच्छा करिए, लाइट खाना दीजिए, बहुत हैवी खाना मत दीजिए, और कमरे में कूलिंग मेजर जारी रखिए। AC, पंखा, कूलर सब चला के रखिए, बच्चे को गर्मी में नहीं रखिए। तो ये तो हो गया आपके 2 से 3 दिन के फीवर का ट्रीटमेंट। अब अगर आपका बच्चे का फीवर मान लीजिए 5 दिन भी हो गया और फीवर परसिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन वायरल इलनेस की वजह से नहीं था। इसमें आपके बच्चे को अब आपको जांच कराने की ज़रूरत है। अगर 3 से 4 दिन से ज़्यादा हो रहा है आपके बच्चे को, तो फिर आप उसकी जांच टाइफाइड की, मलेरिया की, यूरिन इन्फेक्शन की करा सकते हैं। बट अगर आपको पहले दिन से ही लग रहा है कि बच्चे को फीवर के साथ पेशाब में बहुत जलन हो रही है, तो आप पहले दिन ही आपको सस्पिशन हो जाना चाहिए कि भाई ये UTI की वजह से होता है। या पहले दिन ही आपको लग रहा है कि बच्चे को सांस के साथ, फीवर के साथ बहुत खांसी आ रही है, बहुत तेज तेज सांस ले रहा है, तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ निमोनिया। तो आप ऐसे में जल्दी भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। बट अगर सिर्फ आपके बच्चे को फीवर आ रहा है और फीवर उतरने के बाद बच्चा बिल्कुल आपका नॉर्मल हो जाता है, खाना पीना खा रहा है, खेल रहा है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप कुछ टेस्ट कराने की सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेरा फीवर के ऊपर वीडियो हो गया। फेब्राइल कन्वर्जेंस के ऊपर मैं अपना एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि अगर आप मेरे वीडियोस की लिस्ट में जाएंगे तो आप देख लेंगे। फीवर कभी कभी बहुत तेज़ होने पे या कम, इवन 101 पे, 102 पे भी बच्चों को फीवर की वजह से झटके आ जाते हैं, जिसको फेब्राइल सीजर कहते हैं। उस समय भी फीवर का ट्रीटमेंट यही रहता है, और उसके बाद अगर झटके आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसको फिर आप अपने डॉक्टर्स को दिखाएंगे। फेब्राइल कन्वर्जन के ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज अपना वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे इनबॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल बच्चों को, जैसे मैंने बताया कि मौसम बदल रहा है, लोगों को फीवर हो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स की क्लिनिक्स बंद होने की वजह से आप लोग वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए आपको उपचार घर पे करने का मैंने तरीका बताया है, और आप लोग उसको अपनाएं, तो मुझे लगता है 90 to 95% केसेस में आप लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।